हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। अचीवर एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने हिंदी पेडागोजी की थ्योरी की क्लास देखी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर हम उसी थ्योरी के आधार पर सारे एमसीक्यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इस थ्योरी के बेसिस पर होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने ना देखा हो, इस वीडियो को देखने से पहले थ्योरी की क्लास देखिए, उसके बाद ये इस वीडियो को देखिए, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा और सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उनकी इस क्षमता को विकसित करने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन है हमारा व्याकरण के नियमों का अभ्यास, या फिर समृद्ध भाषाई परिवेश, या फिर भाषा प्रयोगशाला का उपयोग, या हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा पुरस्कार एवं दंड। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर दें। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। अगर आपने थ्योरी क्लास करी तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगला है, देखिए, लीव वेगोस्की की बात करते हैं। यहाँ पर निजी भाषा की बात की गई। लीव वेगोस्की के निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हमारा, यह बच्चों के आत्म केंद्रित स्वभाव को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि बच्चा समाज से कट गया है, या फिर तीसरा वाला ऑप्शन, इसके माध्यम से बच्चा अपने कार्यों को चिंतन को निर्देशित करता है। क्या करता है? कार्य और चिंतन को निर्देशित करता है। या फिर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यह केवल एक दोषपूर्ण भाषाई आदत है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इसके माध्यम से बच्चा अपने कार्यों को निर्देशित करता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किसके द्वारा संचालित होता है? पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है अनुकरण और अभ्यास, या फिर संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलन, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलन। ठीक है, उम्मीद है आप समझ आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्टीफन क्रैक्सन की I+1 परिकल्पना में आई का अर्थ क्या है? आई का अर्थ क्या है? इसमें बच्चों की आयु है, बच्चों का वर्तमान भाषाई स्तर है, या फिर बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि उनका IQ की बात की गई यहाँ पर, या फिर बच्चों की मातृभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, बच्चों का वर्तमान भाषाई स्तर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, बिक्स के बारे में आपको बताना है। बिक्स यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल मुख्य भाषा में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारा जटिल शैक्षणिक लेखन से, या फिर औपचारिक भाषा देने से, रोजमर्रा के सामाजिक संवाद से, या फिर साहित्य के विश्लेषण से। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि रोजमर्रा के सामाजिक संवाद से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 है, कल्प यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में दक्षता हासिल करने के लिए औसत छात्र को कितना समय लगता है? 1 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, या फिर 5 से 7 वर्ष, या 10 वर्ष से अधिक समय लगता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बताइए ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 5 से लेकर के 7 वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहा गया, भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी कि लर्निंग में मुख्य अंतर का आधार क्या है? पहला है पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, शिक्षक का व्यवहार, या फिर भाषाई परिवेश की स्वाभाविकता, या फिर भाषा की जटिलता। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, भाषाई परिवेश की स्वाभाविकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य के चयन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा रंगीन चित्र, या फिर लेखक के प्रसिद्ध, या फिर बच्चों के अनुभव और भाषाई विविधता, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा नैतिक शिक्षा की मात्रा। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य के चयन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों के अनुभव और भाषाई विविधता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, स्किमिंग पाठन का उपयोग कब किया जाता है? किसी विशिष्ट तथ्य को खोजने के लिए, या फिर पाठ का सारांश, या फिर मुख्य विचार को जानने के लिए, व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारने के लिए, शब्दकोश में अर्थ देखने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा हमारा, स्किमिंग का मतलब होता है पाठ का सारांश या फिर मुख्य विचार जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्कैनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर स्कैनिंग
पाठन कौशल का उदाहरण कौन सा है? पहला है हमारा कविता का आनंद लेना, दूसरा है किसी सूची में अपना नाम ढूंढना, या फिर पूरी कहानी का सार लिखना, या फिर नया उपन्यास लिखना। स्कैनिंग, ध्यान रखना, स्कैनिंग का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी सूची में अपना नाम देखना। स्कैनिंग का मतलब ये होता है किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आप ढूंढ रहे हैं किसी लिस्ट में, या फिर किसी कोई भी कहीं भी कुछ लिखा है उसमें आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा स्कैनिंग, स्कैन करना उसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इसका सही क्रम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है हमारा नियम से उदाहरण और फिर निष्कर्ष, या फिर उदाहरण से अवलोकन या फिर नियम की ओर, या फिर रटना फिर अभ्यास करना फिर नियम बताना, या फिर प्रश्न फिर समाधान फिर नियम। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उदाहरण देते हैं यानी कि एग्जाम्पल, उसके बाद हम बच्चों को रूल सिखाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि उदाहरण फिर अवलोकन और उसके बाद में हमारे रूल्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में भाषा कैसे सिखाई जाती है? इसका मेथड आपको बताना है। देखिए, पहला हमारा मातृभाषा के अनुवाद के द्वारा, या फिर बिना मातृभाषा का प्रयोग किए केवल लक्ष्य भाषा, या फिर व्याकरण में सूत्रों को रटाकर, या केवल संकेतों के माध्यम से। तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा अगर आपको पता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब ही होता है बिना किसी लैंग्वेज को, सिर्फ टारगेटेड लैंग्वेज को सिखाना, यानी कि बिना मातृभाषा का प्रयोग किए केवल लक्ष्य भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों को अगली कक्षा में भेजने के लिए, या फिर दूसरा हो जाएगा हमारा बच्चों की सीखने की कमियां और समस्याओं को पहचानने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा वार्षिक उत्सव की तैयारी के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों के अभिभावकों को शिकायत करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि बच्चों को सीखने की कमियों और समस्याओं को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक परीक्षण करते हैं कि बच्चों में कमी कहाँ है, पहले उसको जानते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उपचार करते हैं। अगला वाला उपचारात्मक शिक्षण की ही बात की गई है, रेमेडियल टीचिंग कब किया जाना चाहिए बताइए? यूनिट टेस्ट से पहले, निदानात्मक परीक्षण के बाद, केवल छुट्टियों के दौरान, या फिर प्रार्थना सभा के समय। तो देखिए, रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण कब होता है? निदानात्मक शिक्षक के शिक्षण के बाद या परीक्षण के बाद। पहले हम लोग पता करते हैं कि बच्चे में कमी कहाँ पर है, बच्चा समझ क्या नहीं पा रहा है और किस प्रकार की उसको समस्याएं आ रही हैं। जब ये पता चल जाता है तो उसके बाद हम लोग रेमेडियल टीचिंग यानी कि क्या करते हैं, उसको उपचार करते हैं उसका। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर देखिए, डिस्लेक्सिया क्या होता है, मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारा गणितीय गणना में, दूसरा ऑप्शन है हमारा पढ़ने और अक्षर पहचानने में, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुंदर चित्र बनाने में, या फिर बोलने को हल्के में लेने से। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ने और अक्षर पहचानने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर कहा गया डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? डिस्ग्राफिया, ध्यान रखना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, या फिर लिखने और हस्तलेख की अक्षमता, या फिर सामाजिक मेलजोल में कमी, या मानचित्र पढ़ने में समस्या। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिखने और हस्तलेख की अक्षमता। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। यहाँ पर कहा गया है बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म को किस कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षण में बाधा, या फिर सीखने का बोझ, या फिर एक महत्वपूर्ण संसाधन, या फिर शिक्षक की विफलता। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 का सी वाला, यानी कि एक महत्वपूर्ण संसाधन, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, बहुभाषिकता को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। यहाँ कहा गया है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में अंग्रेजी किस स्थान पर पढ़ाई जानी चाहिए? प्रथम भाषा के रूप में, फर्स्ट लैंग्वेज, या फिर मातृभाषा के रूप में, या फिर सेकंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में, या फिर ऐच्छिक भाषा के रूप में सिखानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि द्वितीय या फिर तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को सिखाना चाहिए स्कूलों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कुछ आप लोगों के लिए, जिसमें हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हों तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक आपने इंपॉर्टेंट वीडियो सीडीपी के 100 क्वेश्चन वाली ना देखी तो जाकर के जरूर देखिए, एग्जाम में डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बिना टाइम खराब किए उसमें हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया, 100 से ज़्यादा ही है उसमें। और अगली हमारी है ईवीएस की पीवाईक्यू। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के पीवाईक्यूज़ भी हमने 100 लगभग पीवाईक्यूज़ करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे तो वो भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उनको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने क्लास पे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। प्रिंट समृद्ध परिवेश यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा में बहुत सारी किताबें रखना, या फिर दूसरा ऑप्शन है दीवारों पर सार्थक पोस्टर, चित्र और शब्द लिखे होना।
या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों से सुंदर लिखाई करवाना, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा बोर्ड पर नियम लिखना। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, तो दीवारों पर सार्थक पोस्टर, चित्र और शब्दों के लिखे होना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया भाषा के ग्रहणात्मक कौशल यानी कि रिसेप्टिव स्किल में कौन से हैं। तो यहाँ पर भाषा का जो रिसेप्टिव स्किल है उसमें देखिए रिसेप्टिव स्किल में आ जाती है हमारी लिसनिंग एंड रीडिंग। ध्यान रखना इसको, सुनना और पढ़ना। रिसेप्टिव स्किल में कौन कौन आता है, ग्रहणात्मक कौशल में सुनना और पढ़ना। रिसेप्टिव स्किल में ध्यान रखना इसको, एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। एक हो जाएगा हमारा स्पीकिंग, दूसरा हो जाएगा हमारा लिसनिंग। ऐसा करके याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। व्यापक पाठन यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा कठिन शब्दों को अर्थ रटाना, या फिर केवल परीक्षा की तैयारी, या फिर ऑप्शन नंबर सी आनंद के लिए पढ़ना और पढ़ने की आदत डालना, या चौथा हो जाएगा हमारा लेखन की जीवनी याद करना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग यानी व्यापक पठन का मतलब ही होता है आनंद के लिए पढ़ना और पढ़ने की आदत को डालना, या फिर पढ़ने की आदत को डालना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर कहा गया है जो कविता परीक्षण है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्यों कविता पढ़ाई जाती है। पहला है बच्चों को छंद और अलंकार को रटाना, ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है हमारा रसवाद वादन और भानुभूति कराना, या फिर सी वाला हमारा हो जाएगा शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास या कवि का इतिहास बताना। तो समझ सकते हैं आप इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पता होगा क्लियर। तो हमारा बी वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। भाषा शिक्षण में संदर्भ में व्याकरण यानी कि ग्रामर इन द कंटेक्स्ट का अर्थ क्या है। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो क्लियर आपसे सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। पहला हमारा अलग से व्याकरण की क्लास लेना, या फिर पाठ पढ़ाते समय आए शब्दों के आधार पर नियम को स्पष्ट करना, या फिर सी वाला हो जाएगा व्याकरण की अलग पुस्तक पढ़ाना, या फिर चौथा हो जाएगा व्याकरण के 50 नियम लिखवाना। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण का यानी ग्रामर इन द कंटेक्स्ट का मतलब होता है पाठ पढ़ाते समय शब्दों के आधार पर नियम को स्पष्ट करना। जहाँ पर जो चीज़ आ रही है बच्चों को वहीं पर उसके बारे में बताते रहिए कि ये संज्ञा है, ये यहाँ पर सर्वनाम है, जिससे क्या है बच्चे का अच्छा भाषा पर कमांड हो जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा 25 नंबर। समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित का मतलब वो बच्चे जिनको अच्छे से दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत है, बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर करेंगे। दृष्टिबाधित है मतलब देखने में असमर्थ है, समझना इसको। दूसरा है उनके लिए दृश्य सामग्री का अधिक प्रयोग करना, या फिर उनके लिए श्रव्य यानी कि ऑडियो सामग्री और मौखिक भाषा का अधिक उपयोग करेंगे, या फिर चौथा हमारा सही हो जाएगा उन्हें कोई गृह कार्य नहीं देंगे। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, अगर उनको देखने में प्रॉब्लम है तो उनके सुनने के लिए यानी कि ऑडियो सामग्री और मौखिक भाषा का अधिक उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी। सिलेबस को पूरा कराना, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना, या फिर बच्चों को डांट कर शांत रखना, या फिर केवल सुंदर लेख लिखवाना। तो कौन सा होगा, इसका हो जाएगा हमारा बी वाला यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। यहाँ पर कहा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है। बहुत बड़ी परीक्षा लेना, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों में आकलन करना, या फिर केवल किताबों का ज्ञान देखना, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा साल भर टेस्ट लेते रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का आकलन करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर कहा गया भाषा अधिगम में पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। पहला ऑप्शन है हमारा नॉम चॉम्स्की, दूसरा है हमारा BF स्किनर, तीसरा है हमारा जीन पियाजे, या चौथा हो जाएगा हमारा ली वेगोस्की। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर आपने क्लास को ठीक से देखा होगा तो आपको ध्यान होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि BF स्किनर ने दिया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर अफेजिया की बात की गई है। अफेजिया का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है हमारा गणित ना समझ पाना, दूसरा है भाषा प्रशिक्षण और भाषा को समझने में कठिनाई, या फिर चलने में समस्या, या फिर नींद ना आना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर होगा हमारा बी वाला यानी कि भाषा संप्रेक्षण और भाषा को समझने में कठिनाइयाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 वाला, इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है भाषा सीखने में त्रुटियाँ यानी कि एरर्स क्या दर्शाती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों की मूर्खता, दूसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा, या फिर शिक्षक की लापरवाही, या फिर अधिगम का अभाव। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। एरर का क्या अर्थ होता है, सीखने की प्रक्रिया में एक स्वाभाविक हिस्सा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।